हेलो प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका इस नई क्लास में। और ये हमारे क्षेत्रमिति का जो सीरीज था उसका पार्ट 2 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला पार्ट देखे होंगे और ये पार्ट 2 होगा। और थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो चलिए बिना विलंब के इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास की शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशनल लाइन के साथ है। ये लाइन काफ़ी मुझे प्रभावित किया और इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ भी ये साझा करें। लाइन है कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से मेरे दोस्त, अगर मिल जाता सब कुछ मेरे चाहने से, अगर चाहने से मेरे दोस्त, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। यकीन करो मेरे दोस्तों, ये ऊपर वाले उसी को मिलते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और सब कुछ चाहने मात्र से नहीं मिल जाता है, हमें मेहनत करना पड़ता है। हम जिस चीज़ के लिए जिस तरह का स्वप्न देखते हैं उस तरह की मेहनत भी हमें करनी पड़ती है। और यदि आप सोच रहे हैं कि आपको बिना मेहनत के चीज़ें मिल जाए तो ये कभी संभव नहीं है। आप चाहते हैं आप क्लास में टॉपर बने, आप चाहते हैं आप अपने समाज में अपने परिवार से ज़्यादा मार्क्स पाएँ और आप मेहनत कर रहे हैं बहुत कम, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको करना होगा, आपको लड़ना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से त्रिभुज को। ठीक है, हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है कि हम लोग त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनके अन्य सारी विशेषताओं को देखेंगे और तमाम चीज़ों को हम लोग देखते जाएंगे। और इस आधार पर जो है आज त्रिभुज का बेसिक लगभग 90% जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो त्रिभुज शब्द है, जो त्रिभुज शब्द है, इस त्रिभुज शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिभुज का अर्थ होता है, अलग अलग तरह से लोग डिफाइन करते हैं इसको। ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो ये दो शब्द कहो, शब्दांश कहो या पद कहो, त्रि और भुज से मिलकर बना है। त्रि का मतलब तो तीन होता है और भुज का मतलब जो होता है वो भुजा या बाँ होता है। भुज का अर्थ भुजा या बाँ होता है, भुज का अर्थ भुजा या बाँ होता है। तो सहज ही हमें त्रिभुज का यहाँ पे जो है परिभाषा, त्रिभुज का हमें परिभाषा मिल जाता है। और त्रिभुज जो है अगर आप इसका इंग्लिश देखें तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल जो है वो दो इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों से बना है, जिसको ट्री और एंगल, यानी ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब या ट्री का मतलब तीन होता है और एंगल का मतलब कोण होता है। तो अगर हम इंग्लिश को देखते हैं तो तीन कोणों से बना आकृति है, तीन कोण वाला आकृति है। और अगर हम हिंदी को देखते हैं तो तीन भुजा वाला आकृति है। तो इस तरह से इन दोनों को अगर हम मिला करके देखें तो बात ये समझ में आती है कि तीन भुजा कहो या तीन कोण कहो, बात तो बराबर ही है। लेकिन एक चीज़ इसमें बेसिक आपको सबसे जो जरूरियात चीज़ है वो याद रखना है कि ये जो आकृतियाँ होंगी वो बंद आकृति होंगी, बंद आकृति, ये बंद आकृति होंगी। ठीक है, कुछ आकृतियाँ होती है खुली आकृति होती है और कुछ आकृतियाँ बंद आकृति होती हैं। तो इसकी तीन विशेषता हम जान गए। सबसे पहले कि इसमें तीन भुजा होगा, दूसरा इसमें तीन कोण होगा, क्योंकि इंग्लिश को देखे तो तीन कोण समझ में आता है, हिंदी को देखे तो त्रिभुज यानी तीन भुजा समझ में आता है। और एक और हमने विशेषता समझा कि ये बंद आकृति होगा। तो इस तरह से हम इस तरह से परिभाषा इसका गढ़ सकते हैं कि तीन रेखाखंडों, रेखाखंड से ही भुजा बनता है, रेखाखंडों या यूं कह दो आप भुजा, भुजा भी आप इसे कह सकते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है, तो आप सहज शब्दों में उत्तर देंगे कि तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि वह बंद आकृति जिसमें तीन कोण होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। देखो अगर आप 8th में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे उत्तल अवतल करके भी आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो उन चीज़ों को फिर कभी हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन आज फोकस है वो त्रिभुज पर रहेगा। तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि ये जो त्रिभुज शब्द है, त्रिभुज का जो अर्थ है ये आपको समझ में आया कि नहीं। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज के और कुछ गुणों को। सबसे पहले
एक बड़ा सा हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो है ये भुजा कहलाता है, और ये जो है जो बाहरी तौर पर आप देख पा रहे हैं, ये बाहरी से जो देख रहे हैं ये शीर्ष कहलाता है, और ये जो अंदर से आप देख पा रहे हैं इसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि त्रिभुज में टोटल भुजा कितनी होती है, कोण कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष में दीर्घ ही होना चाहिए ना, हाँ संभवतः यही होना चाहिए। अब बता दो कमेंट के माध्यम से। मेरे बताने से पहले अगर आपको आइडिया है, आप जानते हैं इस शब्द के बारे में, तो आप हमसे पहले बताएं। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो 1 2 और 1 3 भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, 2 भुजा और एक भुजा, 3 भुजा। अगर कोण की बात करें तो एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है और ये कोण यहाँ है, कुल मिला के कोणों की संख्या हो जाएगी 3। और उसी तरह से अगर हम शीर्ष की बात करें तो ये एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, शीर्ष की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष वाला एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। ये भी आप इसका बहुत ही सरल परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो बोर्ड पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा ब्रिलियंट स्मार्ट क्लासेस का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर जाइएगा, आपको ये मिल जाएगा। आज क्लास खत्म होते ही हम उसको अपलोड कर देंगे। इसमें आपको ये जानना है कि इसमें टोटली 3 कोण हैं। अगर हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने कोण पढ़ा था, अगर हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो ये एक सरल रेखा का निर्माण कर लेंगे। तीनों कोण को अगर माप करके हम जोड़ें, यूं कहें, कैसे बताएं आपको, चलिए हम कोशिश करते हैं बताने का। ये ऐसे हो गया, और अगर हम इसको क्या कर लें, ऐसे ले लें, ठीक है, और थोड़ा सा इधर लाते हैं, ठीक है, फिर इसको अगर ले लें और यहाँ ऐसे रखें, ऐसे इस पे पूरे तरह से सटाकर, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, और फिर इसको ले लें और इसको हम ऐसे करके और यहाँ सटाएं अच्छे से, तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करें तो हम देखेंगे यहाँ से जो है एक रेखा का निर्माण हो गया। बाबू ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, इस तरह से कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। और त्रिभुज के बारे में ये जानकारी तो लगभग लोगों को है ही नहीं, और विश्वास नहीं तो आप पता कर लेना। फिर से अब हमें करने होंगे ये, चलो फिर से करते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर हम इसको ले लें, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको ले लें और इसको इस तरह से सटाएं, इस तरह सटाएं, हालांकि हमने उतना अच्छा से कोण नहीं बनाया है। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है एक सीधे रेखा का निर्माण कर लिया, और एक सीधी रेखा के एक और टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक सीधी रेखा के एक और के सभी कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आता है, और हमने ये जो तीनों टुकड़ा निकाला है ये त्रिभुज का जो तीनों कोण था वो था। तो इस तरह से हम एक बात ये याद कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
अगर कोई पूछते क्यों होता है भाई 180, 200 क्यों नहीं होता है, 360 क्यों नहीं होता है, 250 क्यों नहीं होता है, 150 क्यों नहीं होता है, तो आप सरल सा उत्तर देंगे कि अगर हम तीनों कोनों को तोड़ करके अगर आपस में जोड़ें तो हम पाएंगे कि तीनों एक रेखा का निर्माण करती हैं, और एक रेखा के एक ही ओर टोटल अगर कोनों को हम जोड़ें तो 180 आता है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर टोटल जो मान प्राप्त होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम एक त्रिभुज लें और इसका कोण ए हो, बी हो, सी हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एक दूसरा त्रिभुज लें, इसका नाम अगर यहाँ पी हो, क्यू हो और आर हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। और इसी तरह से हम अगर एक तीसरा त्रिभुज लें और इसका नाम एम हो, एन हो, ओ हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण ओ बराबर कितना, 180 डिग्री। बस समझ में आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों होता है और कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया? इन सभी पर हम लोग कल वाले क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। आज सारे कंसेप्ट को देख लेते हैं और कल सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। आज वाले सारे कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, और उतारने का काम बाद में कीजिएगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब है त्रिभुज से संबंधित सूत्र। ये थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है शायद। त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप। इस परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र से पहले हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले कि आखिर ये क्षेत्रफल होता क्या है, और ये दूसरा बात कि परिमाप होता क्या है। तो देखो, ये एक छोटा सा हम उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने खेत में कभी ना कभी गए होंगे खेत, तो खेत में जो जाते हैं, जो चारों तरफ जो डणेरी होता है, डनेर, उस डनेरी को कहते हैं परिमाप। टोटल डनेरी की जो लंबाई हो उसको परिमाप कहते हैं। और जिस पर जो खेत में जहाँ पे हल चलता है, बीज डालते हैं वगैरह वगैरह, वो जो है वो क्षेत्रफल कहलाता है। उसी तरह से आपके घर का जो आंगन है, मतलब जो सरफेस है, वो क्षेत्रफल है, और जो दीवारें हैं वो परिमाप है। तो ये त्रिभुज की जो ये किनारे किनारे की जो लंबाई है, ये किनारे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, रेड कलर से, ये है परिमाप। और इसी के अंदर अगर हम ये जो व्हाइट वाला डाल दें, व्हाइट वाला भर दें, तो ये जो चीज है आपको जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, समझे? तो ये क्षेत्रफल है और ये जो किनारे हैं ये परिमाप है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब कह लो, या कई लोग इसको शीर्षलंब ना कह करके ऊंचाई भी कह लेते हैं। तो आपको जो सहज लगे वो कह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न बच्चों के मन में हमेशा रह जाता है कि आधार क्या है और शीर्षलंब क्या है। बच्चे आधार मतलब नीचे वाला, शीर्षलंब मतलब जो खड़ा है वो, ये मान लेते हैं। फिर उन्हें जैसे अगले क्लास में जाते हैं उन्हें दिक्कतें आने लगती है। जैसे क्वेश्चन अपना बात बदलता है, जज्बात बदल जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही कंसेप्ट को क्लियर करके चलना चाहिए, शब्दों को गहराई के साथ जानना चाहिए। यकीन मानिए, इस सीरीज को अगर कम से कम आप 10 दिन भी देख लेते हैं तो क्षेत्रमिति आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक सारे जो हैं क्लियर रहेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट मिलेगा, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, टीचर समझाते समझाते थक जाते हैं और बच्चों के समझ में क्षेत्रमिति आता ही नहीं है। तो आपको 10 से 15 दिन में हम ऐसा बना देंगे, क्षेत्रमिति आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक हो जाएगा। बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो आधार क्या है और शीर्षलंब क्या है? देख बाबू, अगर हम अभी देखें तो हमें लग रहा है कि ये नीचा है। अगर लग रहा है ये नीचा तो ठीक है, यही क्या है, आधार। ये नीचा है ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम इस पे ऐसे खड़ा हैं, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, तब हमको लग रहा है ये नीचा है। यानी कि ये जो हम खड़ा है इसको हम कह देंगे लंब या शीर्षलंब या ऊंचाई, जो आप कह रहे हैं वो। अगर ऐसा ही एक त्रिभुज हो
ऐसा ही एक त्रिभुज हो और इसमें आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए, यहाँ खड़ा कर दिया जाए आपको एकदम सोझा। अब बताओ आपको कौन नीचे लगेगा और कौन मूड़ी पर लगेगा? मूड़ी जिसको हम भोजपुरी में कहते हैं ना, इंग्लिश में उसी को हेड कहते हैं। गेम वाले बच्चे जानते होंगे हेड शॉट, तो इसी को हेड कहते हैं, भोजपुरी में मूड़ी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में शीर्ष कहते हैं। शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, ठीक है। तो शीर्ष, अब सोचो आपका पैर अगर है पर है तो शीर्ष केने है? हिमा है ना, तो आपका है शीर्षलम हो जाएगा। हिमा से हिमा तक जो है ये शीर्षलम हो जाएगा। और जब शीर्षलम ही है तो आप खड़ा के पर हैं, है पर ना है, तो वो आपका आधार हो जाएगा। आधार मतलब आप जिस पर टिके हैं, बात समझ रहे हो? जैसे कि कई बार पेरेंट्स और टीचर कहते हैं कि बाबू पढ़ाई ही जीवन का आधार है, पढ़ लो, मतलब कि उसी पर आपका जीवन आश्रित है। वो हटा आप गिर जाएंगे, जैसे ये जमीन हटा हम गिर जाएंगे, उसी तरह से ये खड़ा है इस पर, तो ये इसका हो जाएगा क्या चीज? आधार। शॉर्ट में लिखे तो समझ में आ जाएगा ना, आ लिख देते हैं तो, हाँ जगह की कमी है। और ये जो है ये क्या हो जाएगा? लंब कह लो या ऊंचाई कह लो। तो एक ही बात को हमेशा फिक्स नहीं कर लेनी चाहिए कि ये आधार है और ये लंब है, ऐसा नहीं है बाबू। अब ये देख लो, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, बस समझ रहे हैं? तो ये बदलते रहती है, ये अस्थाई नहीं है। तो आधार सिस्टम समझ गया। और सिस्टम बाबू एक बात और जान लो, कई बार त्रिभुज ऐसे होते हैं, अधिकोण त्रिभुज ऐसे। अब बताओ इसका लंब तो इसमें आएगा नहीं, अगर इसको हम आधार मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, अगर इसमें आपका पैर है तो आपका मुड़ी है पर में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ टेढ़ा थोड़ी मापेंगे। जैसे कई बार बच्चे पानी का था लगाते हैं किनारे उनारे पर आकर के, तो लकड़ी क्या करेंगे, कुछ जो ईमानदार बच्चे ऐसे डुबा करके देखते हैं, और कुछ बेईमानवा जो रहता है क्या करेगा, ऐसे टेढ़ा करके डुबाएगा, हियाँ ले भी जाता है, हाथाना पानी है, नापने जाओ तो पता चलेगा इतनी ये पानी है। तो जब भी हमें ऊंचाई मापना होता है ना, तो सीधा मापते हैं 90 डिग्री पर, ऐसे टेढ़ा तिरछा नहीं। तो हमें भी यहाँ पर जो ऊंचाई मापना है तो हम यहाँ से मापेंगे एकदम 90 डिग्री बनाते हुए, यहाँ भले त्रिभुज के बाहर ही क्यों नहीं चल जाए, लेकिन यहाँ मापेंगे हम, बस समझ में आया? यहाँ मापेंगे, तो इसको कहते हैं लंब या शीर्षलंब, ठीक है। तो शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर हो, ये जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है, मतलब कि मूड़ी की ऊंचाई और वो सोझा टेढ़ा ना, ठीक है। तो आधार हो गया और शीर्षलंब हो गया। त्रिभुज जिससे पर 1/2 आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई होता है। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। कई लोग इसको शॉर्ट में ए बी और सी कह देते हैं। भोजपुरी में पहिल का, दूसरी का, तीसरी का, पहिल का भुजा, दूसरी का भुजा और तीसरी का भुजा का कथी, तो योग जोड़। बात समझ रहे हैं? देख बाबू अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बता दो सब कि समझ में आ रहा है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। 9th वाले आपके लिए एक और है हीरोन का सूत्र। जब पहले बार बच्चे 8 वाले बच्चे जब 9th में जाते हैं और सुनते हैं हीरोन का सूत्र, हीरो का सूत्र, तो फिर खोजते हैं हीरोइन का सूत्र कहाँ गया। तो हीरो उसका नाम था, और हीरोन्स कह देते हैं क्योंकि इंग्लिश में इस एपोस्ट्रोफी लगाने से का के की हो जाता है। खैर आगे चलते हैं, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। अब है वर्गीकरण। वर्गीकरण कची का? त्रिभुज का, त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। हमें पढ़ना है त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। त्रिभुज का वर्गीकरण का जो है तो आधार माना गया है। त्रिभुज के वर्गीकरण का 2 आधार माना गया, 2 बेस माने गए हैं। एक तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, एक भुजा के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, देख भाई त्रिभुज में 2 चीजें है, एगो कोण है एगो भुजा है, तो उसका वर्गीकरण के आधार भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, एक भुजा होगा और एक कोण होगा। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और कोण के आधार पर भी बांटा गया है। तो पहले उसके नाम को देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे भुजा के आधार पर है, यह थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, भुजा के आधार पर है, पहला है समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसी तरह से कोण के आधार पर भी त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है। जैसे न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण बबुआ याद है नो, पिछले क्लास में पढ़े थे, याद होना चाहिए। न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। ठीक है। तो त्रिभुजें जो हैं दो आधार पर वर्गीकृत की गई है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर है न्यूनकोण, समकोण और अधिकोण। ठीक है। अब इन्हें हमें पढ़ना है। इन्हें जो है हम लोग देख लेते हैं बारी बारी करके। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, आज तो बहुत दिक्कत किया जी, पता ना क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें। भुजा के आधार पर देखो, एक होता है समबाहु। बा माने भुजा, सम माने समान, तो कौ गो भुजा? 3 गो भुजा। तो तीनों जब होगा समान तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज। कहेंगे जिस त्रिभुज की जो अजीब बन गया, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इंग्लिश में कहें तो कोण, ट्रायंगल, तो जब भुजा बराबर तो कोण बराबर, तीनों भुजा और या लिख सकते हैं, और या दोनों लिख सकते हैं। और तीनों कोण समान होते हैं, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख बाबू, इसको याद करना बड़ा सहज है। समबाहु नाम से ही पता चलता है कि सम होगा यानी समान होगा, बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होगी उसे ही समबाहु त्रिभुज कहेंगे। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होगी, बराबर होंगी। और याद रखना, जितना भुजा बराबर उतना ही कोण बराबर। जब सब भुजा बराबर होगा तो सब कोण भी बराबर होंगे। 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण बराबर होंगे। ठीक है। अब इसका एक फोटो ऐसे बना सकते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज देख लेते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसकी कुछ कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि मतलब निश्चित तौर पर फिक्स है, वैसे ही होती है। जैसे कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण जब बराबर है तो कुल कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। 180 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना कितना पड़ेगा,